अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जहां मुल्क भर में इलेक्शंस के लिए फजा बनना शुरू हो गई है, वहीं इलेक्शन कमीशन ने रिवायती बयानबाजी से बढ़कर अब प्रॉपर अमली इकदाम उठाना शुरू कर दिए हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड के बार बार एतराजात के बाद आज इलेक्शन कमीशन ने अपने एक हुक्म के जरिए निगरां काबीना के अहम वजीर आहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है, क्योंकि आहद चीमा शहबाज हुकूमत में भी काबीना में शामिल थे। इसी तरह फवाद हसन फवाद के बारे में भी इस तरह का फैसला जल्द सामने आने की तवक्को है। इलेक्शन कमीशन ने आज मुल्क में इंतखाबी अमल का आगाज करते हुए कागजात नामजदगी का इजरा और वसूली शुरू कर दी है, जिसके तहत मुल्क भर के आरोज दफातर में पब्लिक नोटिस दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 100 रुपये फीस अदा करके हासिल किए जा सकते हैं और कागजात नामजदगी 20 ता 22 दिसंबर मुतल्लिका आरओ ऑफिस में जमा कराना होंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए बुनियादी अहलियत की तफसीलात भी जारी कर दी गई हैं, जिनके तहत रुकन पार्लियामान बनने के लिए उम्मीदवार पाकिस्तान का शहरी हो और कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख तक उम्मीदवार की उम्र 25 साल से कम ना हो। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार पाकिस्तान में किसी भी जगह का वोटर हो और सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार मुतल्लिका सूबे का उम्मीदवार हो, जबकि कौमी असम्बली की खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवार का मुतल्लिका सूबे का वोटर होना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार की अहलियत और नाअहलियत या नाकाबिलियत की तफसीलात आइन की आर्टिकल्स 62 और 63 में दर्ज हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि इंतखाबी अखराजात से मुताल्लिक हर उम्मीदवार किसी भी शेड्यूल बैंक में खुसूसी अकाउंट खोले और अकाउंट पहले से मौजूद है तो बैंक अकाउंट की तफसील कागजात नामजदगी में दर्ज करें। कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त बैंक स्टेटमेंट मुंसलिक करना लाजमी होगा, जबकि कागजात नामजदगी के साथ बयान हल्फी उम्मीदवार स्टैम्प पेपर पर तस्दीक करा के देगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार कागजात नामजदगी के साथ अपनी अहलिया या शौहर और जेर कफालत बच्चों के असासों की तफसील लिखे। कागजात नामजदगी उम्मीदवार या उसका तजवीज़ और तायद कुनिंदा की जानिब से मजाज शख्स जमा करा सकता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी में कोई खाना से मुतालिक ना हो तो वहाँ NA लिख दिया जाए। उम्मीदवार अपनी ताज़ा तरीन तस्वीर कागजात नामजदगी पर मखसूस जगह पर चस्पा कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन जहां आम इंतखाबात के लिए कार्रवाई का आगाज कर चुका है, वहीं सुप्रीम कोर्ट भी अपने हुक्म पर पैरा दे रही है। इंतखाबात से मुतालिक ऐसी दरखास्तें जिनसे रत्ती बराबर भी इलेक्शन प्रोसेस डीरेल होने का शुबा हो, उनकी समाअत खुद कर रही है और ज़्यादातर दरखास्तों को रिजेक्ट किया जा रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान में हल्का बंदी चैलेंज करने की दरखास्त खारिज करते हुए कहा है कि किसी को इलेक्शन ताख़ीर का शिकार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। समाअत के दौरान कायम मकाम चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार से मुकालबा किया कि आम इंतखाबात की तारीख आने से पहले में थोड़ा इस्तेहकाम आया है, क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते हैं? आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं है। मुल्क के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में हल्का बंदियों को लेकर दरखास्तें दायर हो रही है, जिनमें से कुछ मेरिट्स पर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी भी दरखास्त को सुनने में दिलचस्पी नहीं ले रही, जिससे बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। ये एतराज़ात अब मुख्तलिफ बार्स भी उठा रही हैं। आज यके बाद दीगरे सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ तरीक़ाकार से कराने का मुतालबा करते हुए कहा है कि आम इंतखाबात तयशुदा तारीख और शफाफ हो, तमाम सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अब पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तकरीबन एक जैसे मौक़िफ़ के साथ ये रिलीज़ इशू कर रहे हैं। ये इसी से मिलता जुलता मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है, जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उस पर समाअत आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दफ्तर में हुई और उसके बाद फैसला भी महफूज कर लिया गया है। इस समाअत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की रहनुमाओं की जानिब से और चेयरमैन PTI की तरफ से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, ज़रा उसकी झलक आपके सामने रखता हूँ। सवालात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठाए थे, 40 के 40 का हमने जवाब दिया, लेकिन बहुत सारे सवालात बिल्कुल इस तरह थे जिनका कोई ताल्लुक PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से नहीं था। कि आपको प्यास लगी तो आपने पानी क्यों पिया, आप आग के पास बैठे तो आपको गर्मी क्यों लगी। इररेलेवेंट सवालात थे। उम्मीद ये है, आखिर में मैंने ये कहा था, रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आपका जल्द से जल्द फैसला कर दें। जो भी फैसला है आप कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट स्टेज पे जा सकें। दूसरी जानिब PTI के वकील शुएब शाहीन का कहना है कि हम बानी PTI से लिस्ट डिस्कस नहीं कर सकते, तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है? ये उस लिस्ट की बात कर रहे हैं जो उम्मीदवारों को टिकट्स देने के हवाले से। शुएब शाहीन क्या कहते हैं और क्या दरख्वास्त इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू रखी है, और खुद ही बताते हैं। ज़रा उसकी झलक आपके सामने रखता हूँ। हमारे फाउंडर चेयरमैन मिस्टर खान इस वक्त वो जेल में हैं। खान के साथ हमने कंसल्टेशन करनी है इस मकसद के लिए कि उनके साथ जो टिकट्स की तकसीम है उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकें। हमारे साथ तफरीक कर रहे हैं, हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को हैं।
इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे सवालात हैं। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जिन फैसलों और दरखास्तों को कलअदम करार दे रही है, क्या उन्हें मेरिट्स पर रद्द किया जा रहा है या सिर्फ अपने फैसले की रखवाली के लिए हर जायज़ दरखास्त और एतराज़ को भी दबाया जा रहा है? या सवाल यह भी है कि जो हल्काबंदियां आ हैं वो इलेक्शन के बाद दुरुस्त कैसे हो जाएंगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस के बाद इन एतराज़ात को ख़त्म करेगा? या सवाल ये भी है कि हल्काबंदियों का नोटिस बहुत देर से जारी हो चुका है, बार काउंसिल को मखसूस वक्त पर ही ये एतराज़ात और खदशात क्यों याद आए हैं? इन सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी ज्वाइन किया है। आबिद ज़ुबैरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो इंतहाई सादा सवाल है कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के मुतालबे पर हमनवा कैसी हो गई? मेरे लिए तो यही ताज्जुब की बात है कि ये दोनों हमनवा हुए कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए कि दोनों जो इस वक्त इलेक्टेड लोग हैं वहाँ के, वो एक ही ग्रुप से उनका ताल्लुक है, वो इंडिपेंडेंट ग्रुप से, तो ये उस पर इसलिए साथ हैं। और इनके लीडर्स हैं जो पाकिस्तान बार में एहसन भून साहब, हमारे साबिक सदर भी हैं वो, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब सर। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये उसी, और जो आप देखें पाकिस्तान बार की रिलीज आती है उसी को माशाल्लाह से फॉलो किया जाता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पे। तो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की लाइनो लेंथ खासी फर्क थी हालिया चंद महीनों के अंदर। चंद महीने पूरे साल आप कीजिए, क्योंकि मैं जब सदर था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, मेरा एक ही स्टैंड था कि रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, हम किसी पार्टी के ताबे नहीं होंगे। लेकिन आप देखिए उस दफ़ा भी उस ज़माने पे इन्हीं लोगों ने, पाकिस्तान बार के लोगों ने और मुखालफीन ने हम पे इल्ज़ाम लगाया, जबकि हम माइनॉरिटी में थे। हमारे सुप्रीम कोर्ट बार में भी इनके ही लोगों की मेजॉरिटी थी, लेकिन नेचुरली उन्होंने बड़ा हमारा साथ दिया, क्योंकि वो उनका एहसास हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बात सिर्फ आइन और कानून की बात कर रही है। हमारा क्या मुद्दा था? हमारा क्या था? इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और मुख्तलिफ इशूज़ जो आए ह्यूमन राइट्स के ऊपर, बुकला को उठाना, हमारी माओ बहन बेटियों को उठाना, और जिनके उनका कोर्ट के अंदर ऑर्डर्स होने के बाद उनको मुख्तलिफ चीज़ों में घुमाना, उनको छोड़ना नहीं है, एमपीओ में बंद करना, ये सारे इश्यूज हमने देखते। आपने उस वक्त देखा कि इन लोगों ने, जो पाकिस्तान बार थी उसने हमारा कोई साथ नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट बार का, बल्कि हम पे तनकीद की गई और कहा गया कि हम एक पार्टी के माउथ पीस है या हम पार्टी का एजेंडा लेके चल रहे हैं। आज वही लोग वो 90 दिन की इलेक्शन की बात कर रहे हैं, प्लेइंग फील्ड की उन्होंने सडनली उनका भी याद आ गई कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है, जबकि अच्छा, देखिए आबिद ज़ुबैरी साहब, मेरे लिए हैरान को नंबर ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खास तौर पर उस फैसले के बाद जो 8 फरवरी से मुतालिक जो रिसेंट जस्टिस काजी फायजी साहब है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने पटिशन दी, उसको टेकअप किया और फौरी तौर पर फैसला सुना दिया। उसके बाद ये खत किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये शिकायत को पॉलिटिकल पार्टी कर रही होती, आज पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये दरखास्त कर रहे हैं, तो मेरे लिए बाइसे ताज्जुब है। नहीं, ताजुब नहीं होना चाहिए आपको भाई। ताजुब इसलिए नहीं होना चाहिए कि जब मैं कहता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन तोड़ा, 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए, आइन के तोड़ने के मुर्तकब हुए, दोनों दफा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं कराया, फिर नेशनल इलेक्शन पे उन्होंने आइन तोड़ा और 90 दिन में नहीं कराया इलेक्शन। लेकिन उस वक्त इन्होंने कोई रिलीज नहीं की, उनके रेजिग्नेशन की डिमांड नहीं की। आज एक हाफिजाबाद के एक हल्के को लेके, हाफिजाबाद के इशू को लेके आपने कहा कि जी उनको रिजाइन कर देना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अच्छा। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब खुद मुस्लिम लीग नून के सिटिंग सेनेटर हैं, हमारे पाकिस्तान बार के, जैसे मैं भी पाकिस्तान बार का मेंबर हूं, लेकिन माइनॉरिटी में हमसे तो पूछा भी नहीं। नाउ आई एम गेटिंग योर पॉइंट, आई एम गेटिंग योर पॉइंट, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं उन तक भी दोनों एक बात उन तक भी बात, जी और दोनों का ताल्लुक हाफिजाबाद से है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। आज़म नज़ीर तारड़ साहब हाफिजाबाद से हैं, तारड़ बहुत सारे हाफिजाबाद से हैं। नहीं, एहसन भून साहब का भी वहीं से ताल्लुक है, और उन्होंने मुझे बताया गया उन्होंने कोई केस किया था। देखिए उनकी सीट कम हो गई हाफिजाबाद की, जी होंगी लेकिन उनकी सीट कम हो गई, उस पर उन्होंने केस किया, शायद डीलिमिटेशन का इशू। अब डीलिमिटेशन का हमने पूरे पाकिस्तान में केसेस हुए। आप पता है सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऑर्डर पास किया जिसकी कॉपी अभी नहीं देखी कि उसकी क्या वर्डिंग है, लेकिन अखबार में जो रिपोर्टिंग है उससे उन्होंने कहा कि सारे हाई कोर्ट में केसेस को रोक दिया जाए, या 14 तारीख तक जो फाइल हो उसके बाद नहीं वो कर सकते इलेक्शन किसी तरह से। इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट बार ने और प्रेस और ये जो पाकिस्तान बार ने कोई बात नहीं कही कि आपने डीलिमिटेशन की प्रोसेस थी उसको रोक दिया, क्योंकि अब तो एक ऑर्डर आ गया। आप उसकी तनकीद तो कर सकते हैं कि आप समझते हैं कि आइन और कानून के हिसाब से आप समझते हैं वो सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, उस पर कोई बात नहीं कही उन्होंने।
तो ये और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्योंकि उनका जेलम से ताल्लुक है, वहां 2 सीटें हो गई, इसलिए वो रिजाइन कर दें। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब आइन तोड़ा, पूरा पाकिस्तान 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए पूरे मुल्क में, उस वक्त उनकी रेजिग्नेशन। अच्छा, अब ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये जो रिलीज इशू की है, इसके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी है। वो कहते हैं टॉप टियर को तो पता है इसका, लेकिन जो है पूरी पाकिस्तान बार को इसके ऊपर कोई एतमाद में नहीं लिया गया, यानी मेजॉरिटी को एतमाद में नहीं लिया गया और ये रिलीज हो गई। नहीं, मुझे नहीं मालूम। मेजॉरिटी देखिए पाकिस्तान बार में मेजॉरिटी एहसन बून साहब की और इंडिपेंडेंट ग्रुप की, आजम नजीर तारड़ साहब की। मैं और कुछ हमारे लोग जो है साथी जो है वो माइनॉरिटी में। हम कोई बात करते हैं तो फौरन कहते हैं कि जी आप माइनॉरिटी, मेजॉरिटी विल प्रिवेल। मेजॉरिटी जरूर प्रिवेल करे, लेकिन पाकिस्तान बार के हम भी इलेक्टेड मेंबर हैं, हमसे कभी नहीं पूछा जाता या हमें बताया जाता। हमें एक वहां से ये प्रेस रिलीज भी मुझे पाकिस्तान बार की जो एक साइट है उस पर मुझे मिल गई, मुझे भेजी गई वहां के एक एम्प्लॉई ने। ये तो हमारी लेवल, हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि ये पार्टी ये कंट्रोल्ड है बाय पॉलिटिकल पार्टी विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। यही अब कन्वेंशन की इसके अंदर बात कर रहे हैं, जब पूरे साल हमने कन्वेंशन किया, मिलिट्री कोर्ट्स इनके ऊपर कभी इन्होंने साथ नहीं। तो फिर मेरा सवाल है ना अभी ज़ुबैरी साहब, जैसे आप ये कह रहे हैं कि ये कंट्रोल है, एक पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल करती है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी भी यही चाहती है कि इंतखाबात चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं इनकी मौजूदगी में ना हो? क्या ये दूसरे मानों में उन्हीं के तहफ़्फ़ुज़ात हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम सर। अगर होंगे तो पॉलिटिकल उन्होंने को मैंने कोई स्टेटमेंट देखा, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, मुझे नहीं मालूम इसका क्या हुआ। सडनली उनको कन्वेंशन भी याद आ गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। किसके लिए कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड? एक हल्के के लिए या पूरे पाकिस्तान के लिए? हर पार्टी को उसमें हक है। एक पार्टी जो इस एहताब में है, जिसके लोग उनके टिकट मिलते ही उनके जो कन्वेंशन नहीं सकते, टीवी पे उनका कोई जलसा नहीं दिखाया जाता, और हर पार्टी को जलसा दिखाया जा रहा होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिस्पांसिबल फॉर जनरल इलेक्शन सर। किसी एक पर्टिकुलर हल्के में तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाब नहीं कराना, वो तो पूरे मुल्क। तो आप देखिए, एक हल्के की सीट कम हो जाए, दूसरी सीट बढ़ जाए, गुजरावाला पिंडी में हो जाए, पूरा पाकिस्तान को छोड़ के उसका आप इस ग्राउंड पे। अच्छा, अब देखिए ना सर, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल कॉमन एजेंडा उनका ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होना चाहिए, क्योंकि इनकी मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। अब मेरा सादा सा सवाल यह है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब इंतखाबात सर पे हैं, शेड्यूल अनाउंस हो गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफी हो जाने से कोई नया आईनी बहरान नहीं जन्म लेगा? कोई तनाजा नहीं खड़ा हो जाएगा? एक्टिंग कोई हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप ये देखिए, अब ये इन्होंने जो स्टेटमेंट आज दिया है, इसके अगर इसका इफेक्ट आप जो फरमा रहे हैं कि इलेक्शन डिले होगा, और अगर ये आप कह रहे हैं ये डिमांड, तो आप देखिए पिछले दिनों एक केस फाइल किया गया लाहौर में, उसके अंदर एक आरओ के ऊपर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप करके, हाई कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग था। पहले भी हम सुनते थे कि हाई कोर्ट के केस के बगैर सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगी, चले उन्होंने करा। सुप्रीम कोर्ट एक वकील ने उसने केस फाइल किया, आप उसको नापसंद करें, उसका पार्टी से ताल्लुक है, उस पर कंटेम्प्ट इशू कर दी, नोटिस ऑफ कंटेम्प्ट उसे इशू हुआ। इन लोगों ने, ये सुप्रीम कोर्ट बार जो हाईएस्ट बॉडी है वकला की, और पाकिस्तान बार द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द लॉयर्स इन पाकिस्तान, एक स्टेटमेंट नहीं दिया। आज डीलिमिटेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके ऊपर कोई बात नहीं कही इन प्रेस रिलीज में, सुप्रीम कोर्ट बार ने भी और ये पाकिस्तान बार ने भी, कि जी डीलिमिटेशन जो रुकवा दी गई, हल्का बंदी अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सही नहीं कही, आज आप उसका इस्तीफा मांग रहे, तो लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने तो उस प्रोसेस को ही रोक दिया बाय दैट ऑर्डर ऑफ यस्टरडे, जो मैंने अभी नहीं देखा उसकी टर्म्स वर्डिंग्स क्या है, क्योंकि अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, मेरे पास कॉपी नहीं है उसकी, लेकिन जो अखबार की रिपोर्टिंग बेस किया, आपने एक बात नहीं कही उस पर। आपने ये नहीं कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, उस लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे क्यों गए, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने और बेंच ने कहा कि हम ये दिस पिटीशन अमाउंट्स टू डिलेइंग द इलेक्शन, ये अटेम्प्ट है इलेक्शन डिले करने का। तो आज आपकी प्रेस रिलीज आप दोनों की, क्या हम भी ये समझे कि ये इलेक्शन को डिले करने की कोई टैक्टिक है? तो सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने दिए हुए फैसले के ऊपर पैरा दे रही है बतौर सुप्रीम कोर्ट, यानी 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, तो फिर इन रिलीजेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रद्दअमल क्या होगा और इनकी क्या हैसियत है? देखिए, मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हाईएस्ट बॉडी, पाकिस्तान बार हाईएस्ट बॉडी, अगर ये ईमानदारी और आईन और कानून की बात करती तो इनकी बहुत बड़ी हैसियत है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब इसकी हैसियत क्या होगी, वो वक्त ही बताएगा। नहीं तो क्या कोई वकला तहरीक, जैसा कि मैं ये पढ़ रहा था ये रिलीजेस दोनों, इसमें कोई ये कॉल करे? देखिए, जब आपको जरूरत थी वकला तहरीक की, जब सुप्रीम कोर्ट पे हमले हो रहे थे, वकला पे हमले हो रहे थे, वकला अरेस्ट हो रहे थे, उस वक्त कहां थे आप? कौन सी बुकला तहरीक? उस वक्त बुकला तहरीक निकलनी चाहिए थी जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं हो रही थी, इलेक्शन नहीं हो रहे थे मुल्क के अंदर, एक आइन कानून के हिसाब से आइन टूट रहा था। आपने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, हमेशा फुल कोर्ट फुल कोर्ट। आज कहां है डिमांड फुल कोर्ट की?
कि फुल कोर्ट बना के इन चीजों का फैसला किया जाए? कहां इस प्रेस रिलीज के अंदर? विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। तो क्या समझा जाए सर, ये लीगल फ्रेटर्निटी इंतखाबात नहीं चाहती मुल्क में? ये आप इनसे पूछें। मैं तो वकील था उस केस में, मैं सुप्रीम कोर्ट बार गई थी, उसमें मैं प्रेसिडेंट था उस वक्त, जो मैं केस लेके गया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उस वक्त गुजर चुका था, वो प्रेसिडेंट्स और एसीपी से मुशावरत के बाद उन्होंने 8 तारीख दे दी। तो अगर ये नहीं चाहते तो इनसे पूछें। इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए थे, वो टूट चुका है आइन 2 दफा। अब सर, बार और बेंच अगर सेम पेज पे नहीं होंगे इस इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर, तो इसके क्या इंप्लीकेशंस देखते हैं हम? तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम सब पे बाइंडिंग है, इन पे ही बाइंडिंग है, मुझ पे भी, आप पे भी, सब पे बाइंडिंग है। वो प्रिवेल करेगा, आपकी रेजोल्यूशंस थोड़ी प्रिवेल करेंगी। और कोई एजिटेशन, अगर कोई मज़ाहमत, आपको अगर मज़ाहमत तो करें, निकले, लोगों को बुलाए, लेकिन आपकी नियत साफ होती तो लोग निकलेंगे। करें कन्वेंशन, देखते हैं उसमें क्या होता है, बुलाएं। इन्होंने कहा है कन्वेंशन कॉल करेंगे। एक कन्वेंशन लाहौर में कल हामिद खान साहब वगैरह ने कॉल कर लिया है 11 जनवरी के लिए, बुखला कन्वेंशन, इसी मिलिट्री कोर्ट्स और इन सारे इश्यूज पे। अब ये कॉल करें, देखें कितने लोग करते हैं कन्वेंशन। अगर आपको इस चीजों से इश्यूज हैं, आप पिटीशन क्यों नहीं फाइल करते सुप्रीम कोर्ट में ये सारी बात करने के लिए? आप प्रेस रिलीजेस क्यों कर रहे हैं? आज केस फाइल करना चाहिए था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, कोई हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही इस मुल्क में। पिटीशन फाइल करना एक वकील का, एक पार्टी का हक होता है, उस पर कंटेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। डिलिमिटेशन एक हक होता है एक वोटर का कि डिलिमिटेशन सही होनी चाहिए, लेकिन कहां पिटीशन फाइल कर रहे हैं? स्टेटमेंट दे दिया। डू यू एक्सपेक्ट एनी पिटीशन? तवक्को है आपको? नहीं, मुझे कोई तवक्को नहीं। अगर करें तो अच्छी बात होगी, इनको करनी चाहिए पिटीशन, लेकिन देख लेते हैं क्या होता है। मुझे नहीं पता इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि हम तो समझते हैं कि जी ये तो एक पूरा खेल है जिसका ये सब हिस्सा जो हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट और ये सारे सब एक पेज पे, तो मुझे नहीं पता इसका बैकग्राउंड क्या। अगर सिर्फ हाफिजाबाद की एक सीट कम होना इस रेजोल्यूशन का मतन है, और लेवल प्लेइंग फील्ड, किसकी लेवल प्लेइंग फील्ड किसको नहीं मिल रही? ये तो कहें किसको नहीं मिल रही? हाफिजाबाद को, लोगों को, झेलम के लोगों को, पिंडी के, गुजरांवाला, बाकी पाकिस्तान कहां गया? आप समझते हैं कि ये हाफिजाबाद का ही प्रॉब्लम है? नहीं, पूरे मुल्क का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तो प्रेस रिलीज जो मुझे भेजी गई है पाकिस्तान बाहर से, उसमें हाफिजाबाद का जिक्र है कि एक सीट कम हो गई, वहां ज्यादा हो गई झेलम में, और वहां चीफ इलेक्शन कर रहे हो झेलम के, इसलिए उनको रिजाइन कर देना चाहिए। ये क्या ग्राउंड हुआ? आपको मानना चाहिए था कि आप इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, बाकी इलेक्शन कमिश्नर ने आइन तोड़ा, इस पर रिजाइन करो, ये होती बात। सर, एक पॉलिटिकल पार्टी तो उसका बार बार ये कहती रही, ढिंडोरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होना चाहिए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इसके बाद वो इस्तीफा दे सकते हैं? मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, लास्ट इन वेरी क्विकली, क्या आपको रेजिग्नेशन एक्सपेक्टेड है, या रेजिग्नेशन आने के बाद कोई एक बहरान एक्सपेक्टेड है कि फिर इलेक्शन को वो डिले कर ले? मैं नहीं समझता, ये मुझे नहीं मालूम इसका बैकग्राउंड क्या है, किसकी मर्जी से ये दी गई है, क्या है इनकी, व्हाट इज द बैकग्राउंड? सर, लेट्स अज्यूम ना कि अगर इस्तीफा आ गया तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन देन? वो उसमें कोई प्रेसिडेंट मुशावरत से किसी और को अपॉइंट कर देंगे, या एक्टिंग कोई हो जाएगा उस वक्त तक। वो तो लॉ प्रोवाइड करता है इस सिचुएशन में, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बुरहान कोई नहीं आएगा सर। ठीक ठीक, लोग आते जाते रहते, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए किसी को, तो आप समझते हैं सिस्टम डीरेल होगा? नहीं, इंसान आता जाता रहता है, सिस्टम रहता है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइजेस दे रही है। अगला सरप्राइज क्या होगा पीपल्स पार्टी की तरफ से, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून जोड़ तोड़ और सीट एडजस्टमेंट में मसरूफ है, वहीं अब पीपल्स पार्टी भी मैदान में निकल चुकी है, जहां वो बलूचिस्तान में दीगर जमातों को सरप्राइजेस दे रही है। वहीं अब ख्याल किया जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी पंजाब में भी तहरीक इंसाफ और नून लीग को बड़े बड़े सरप्राइजेस देगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने तुरबत के इज्तिमा में सरप्राइज देने का ऐलान किया था। सरफराज बुगटी के बारे में पहले ख्याल किया जा रहा था कि वो नून लीग में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन अब उनके पीपल्स पार्टी में शमूलियत के फैसले ने भी बड़े बड़ों को हैरान कर दिया है। साबिक निगरां वफाकी वजीर के बारे में गुमान जाहिर किया जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी के वज़ारत आला के उम्मीदवारों में शामिल होंगे। 2 हफ्ते कबल साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान BAP के साबिक सरबरा मीर अब्दुल कुदूस बजिंजो और उनके चचाजाद भाई ज़िला काउंसिल आबरान के चेयरमैन मीर नसीर बजिंजो ने लाहौर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी। साबिका और हालिया पेशरफ्त के बाद कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान की तरफ पेशकदमी के दौरान ही आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान में नई सियासी बिसात बिछा दी। दूसरी जानिब नवंबर के वस्त में मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के दौरा कोयटा और
ज़्यादातर इलेक्टेबल्स को अपनी सफ़ों में शामिल करने के बाद ये तासुर पैदा हो गया था कि मुस्लिम लीग नून ने सफाया कर दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हिम्मत नहीं हारी और न सिर्फ यौम तासीस का जलसा कोयटा में किया बल्कि आम सियासी लोगों को पार्टी में शामिल कराया है। इस तरह पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान से सरप्राइज़ दिया है। लेकिन सवाल यह है कि बलूचिस्तान के बाद अब पीपल्स पार्टी कहां सरप्राइज देने जा रही है, क्योंकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अभी और भी सरप्राइजेस हैं। बिलावल साहब क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। बलूचिस्तान के साथ साथ तो पूरे पाकिस्तान में सरप्राइज और हम बिल्कुल मेहनत कर रही हैं। पंजाब में भी मैं समझता हूं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, खास तौर पे पंजाब में, तो हम अच्छा खासा सरप्राइज दिलवा सकेंगे। बलूचिस्तान के बाद अब बिलावल पंजाब का रुख किए हुए हैं और पंजाब में कहां सरप्राइज देंगे, यकीनन ये तो पीपल्स पार्टी जानती है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में किसी के साथ कुछ सीट एडजस्टमेंट करेगी या कोई बड़ा बुर्ज उल्टेगा और पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएगा। आज लाहौर हाईकोर्ट बार के वकला से बिलावल साहब ने खिताब किया है, क्या कह रहे थे जरा वो भी आपको दिखाते हैं। एक कत्ल हुआ, कत्ल शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, और कातिल कौन था? आमिर जियाउल हक था। लाहौर हाई कोर्ट के वो जज साहिबान थे और हमारे जज साहिबान अपने ही इदारों से वो खून वो दाग फैसलों से वो धोएंगे, मगर इसलिए कि वो एक और पत्थर में लकीर खींचेंगे कि आज के बाद जो भी आगे जाके इस मुल्क के वजीर आजम बने, सियासतदान बने, उनके साथ ये सलूक ना किया जाए ताकि ये मुल्क तरक्की कर सके। या सवाल ये भी है ना कि पीपल्स पार्टी पंजाब और खुसूसन लाहौर में सरप्राइज देने जा रही है, तो पीपल्स पार्टी का जनूबी पंजाब में काफ़ी असर और रसूख है। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि बलूचिस्तान के बाद जनूबी पंजाब के बहुत से रहनुमा पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करेंगे, जिसकी इब्तिदा आज हो चुकी है। मुल्तान से पीटीआई के साबिक मेंबर पंजाब असम्बली और शाह कुरैशी के करीबी साथी मलिक वासिफ मजहर रान ने और साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। हम फैसला करेंगे कि वो किसको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। अवाम के वोटों के ज़रिए हमने आना है, ये किसी चोर दरवाजे के ज़रिए हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। वासिफ रान साहब हैं, अब लड़ेंगे MPA पे अली मूसा के साथ मिलकर, जो इनका ज़ाती यहाँ से सिटिंग MP हैं। अली हैदर और मेरे साथ होगा। इनको और इनके अहले ख़ानदान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर मैं अपनी तरफ से, सदर जरदारी साहब की तरफ से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से इनको वेलकम करता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी के लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आहद चीमा को निगरान वफाकी काबीना से हटाए जाने के अहकामात और फिर सरफराज बुगटी जो साबिक निगरान वज़ीर हैं उनकी पीपल्स पार्टी में शमूलियत, इसके बाद पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई। जी शुक्रिया रेहान साहब। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन से एक माह कबल तो पहले ख़त्म नहीं हो सकते एक आध एक्शन लेने से। दिस इज़ टू लिटिल टू लेट। देखिए, हम उस वक़्त से इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि वफाकी काबीना में ऐसे अशख़ास बैठे हैं जिनका बिलखुसूस बहुत ही करीबी कुर्बत है PMLN से। उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ ये है कि सिंध के अंदर जैसे ही असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई हैं, सिंध के तमाम तरक्याती काम रोक दिए गए। नहीं, उससे पहले वफाकी काबीना में आपका इशारा और किसकी तरफ है? आहद चीमा को तो अलग करने का इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, और किसकी तरफ इशारा है आपका? चीमा साहब हैं। देखिए जी, ऐसे लोग वहां पर बैठे हैं, अब मैं किसी का नाम लूं मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जाहिर बात है सब एटलीस्ट 4 लोग ऐसे बैठे हुए हैं वफाकी काबीना के अंदर जिनका बहुत करीबी, एक तो शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। सो ये अब देखिए ना, पहली बात तो ये है कि इनको फवाद हसन फवाद की बात कर रही है, तौकीर शाह साहब की बात कर रही है। मैं तौकीर शाह की भी बात कर रही हूँ, मैं फवाद हसन फवाद की भी बात कर रही हूँ। देखिए, उनके कैरेक्टर पे या उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन चूंकि उनकी बहुत ही करीबी मरासिम हैं PMLN के साथ, तो उनको तो पहली बात है कि वफाकी काबीना में लेना ही नहीं चाहिए था। इंटरम सेटअप का क्या मतलब है कि वो न्यूट्रल सेटअप आएगा जो किसी से भी उनका कोई करीबी ताल्लुक नहीं होगा, ताकि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने में अपना एक अहम किरदार अदा कर सकें। कहीं पे किसी को भी कोई कुर्बत होगी तो जाहिर बात है फिर उसका बेंट उस तरफ होगा। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। अब इसी से कनेक्टेड बड़ा सादा सा सवाल है शर्मिला साहबा। अब आपने कहा कि केयर टेकर कैबिनेट का मतलब है न्यूट्रल कैबिनेट, न्यूट्रल लोगों पर मुश्तमिल कैबिनेट जिसका किसी तरफ बायस ना हो। तो अब ये जो साबिक निगरां वज़ीर दाखिला पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, ये भी ओवरनाइट तो नहीं हो गया होगा, कोई ना कोई बायस था तो हुआ ना। देखिए जी, ये तो उसका जवाब वो ही दे सकते हैं, क्योंकि
वफाकी काबीना में आने से पहले किसी किस्म का कोई इशारा ना उन्होंने दिया था। मे बी इट्स अ चेंज ऑफ हार्ट। वो वाकतन इस बात पे बिलीव करते हैं कि अगर इस मुल्क को कोई संवार सकता है और इस मुल्क का फ्यूचर किसी के हाथ में है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में। तो उन्होंने सोचा कि मैं रेजिग्नेशन देके पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके प्रिंसिपली पीपल्स एंड पार्टी के मॉरली टिकट पर एक इलेक्शन बंदा लड़ूं। जो केयर टेकर लेकिन इंटरिम बात ये मिनिस्टर है- रहा है, अब वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर वही इंतखाबात जिसको कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी बतौर केयर टेकर कैबिनेट इंटीरियर मिनिस्टर, अब वो रेजिग्नेशन देके पीपल्स पार्टी के टिकट से जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। ये मॉरली और एथिकली दुरुस्त है? इज इट जस्टिफाइड? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो इंटरिम कैबिनेट होती है वो फिर जनरल इलेक्शंस के अंदर हिस्सा नहीं लेती है। आई डोंट नो कि रूल क्या कहता है, लेकिन जहां तक मेरी इत्तला है रूल यही कहता है कि इंटरिम कैबिनेट मेंबर्स कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। शायद कुछ अरसा पहले कबल जिस तरह इन्होंने रेजिग्नेशन दिया और इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, शायद माजी में ऐसा हुआ। अब ये तो इलेक्शन कमीशन आगे देखेगा देखिए ना, जब वो अपने नॉमिनेशन पेपर मालूमात के देंगे मुताबिक कि भी वो यही उनको है कि एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं केयर टेकर करते हैं। आदमी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। अब हाँ, जब मेरी मालूमात के मुताबिक यही है। आर्टिकल 224 के अंदर भी हमने यही लिखा हमेशा हुआ है। यही देखा और समझा और सोचा कि जो इंटरिम कैबिनेट मेंबर्स हैं दे डू नॉट कंटेस्ट जनरल इलेक्शंस। अब बात ये है कि देखिए ये तो एक इंस्टेंस है ना, लेकिन इसके अलावा देखें अभी इलेक्शन कमीशन ने चलें देर आए दुरुस्त आए नोटिस लिया और उनको कहा कि आप रेजिग्नेशन दें चीमा साहब को। और भी ऐसे लोग बैठे हैं सिंध के अंदर, जो लॉ मिनिस्टर हैं उमर सुमरो साहब, उसके ऊपर इम्तियाज शेख ने खत लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन को कि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इंटरफेयर कर रहे हैं और पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं ना। अब आप मुझे बताइए कि किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड होगी जब बकायदा किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इंटरिम मिनिस्टर जो है वो इंटरफेयर ये कर रहा है। सवाल तो बाकी जमातें भी पीपल्स देखिए ना। पार्टी से भी पूछ रही होंगी कल के बाद से कि जिस तरह पीपल्स पार्टी का कन्वेंशन हुआ है तुर्बत के अंदर, सरफराज भुट्टी साहब की शमूलियत हुई है, उसके बाद तो बहुत सारी जमातों का उंगलियां आप पे भी उठा रही हैं, नुक्ताचीनी आप पे भी कर रही है कि पीपल्स पार्टी किस मिशन पे है। देखिए कहीं पर भी कोई कन्वेंशन करना, जलसा करना, ये हर सियासी जमात का इख्तियार है, जमहूरी हक है। जो चाहे पीएमएलएन भी आके तुर्बत में जलसा कर ले, दीगर जमातें भी आके कर ले, उस पे तो कोई रोक टोक नहीं है। में से रेजिग्नेशन दिए हुए शख्स को शामिल कराना और मुमकिन तौर पर वजारत आला का उम्मीदवार भी, मतलब यही है ना सरफराज भुट्टी साहब को, जो बलूचिस्तान के मेरा हाथ ख्याल पर है आप तब्दीली आ बहुत रही। आगे की सोच रहे हैं, बहुत बहुत आगे की सोच रहे हैं। देखें ये भुट्टी साहब की अपनी ईमा है कि उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और अब वो पीपल्स पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। अब अगर वो आगे इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं या कर पाते हैं या नहीं, ये तो आगे देखने वाली बात है। करेंगे तो पीपल्स इस पार्टी के वक्त तो टिकट पे अगर कोई करेंगे ना। रिजाइन करके अगर लीगली उनको अलाउ हुआ तो करेंगे ना, लेकिन वैसे भी अगर कोई इस्तीफा दे के और किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करता है और उस पार्टी के लिए काम करना चाहता है तो उसमें कोई रोक टोक तो नहीं है। भले वो केयर टेकर मिनिस्टर इलेक्शन लड़ने के ऊपर डेफिनेटली रोक है जी। अच्छा, अब बिलावल साहब ने कहा कि शमूलियत ये तो तो एक इख्तियार कर सरप्राइज सकते है हैं ना इस्तीफा दे के। ठीक, ये बिलावल साहब ने कहा एक तो ये सरप्राइज हुआ, अब मजीद सरप्राइजेस के लिए भी तैयार रहे। बिलावल साहब पंजाब के महाज पर हैं, अब क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं? ये तो मैं बता दूंगी तो आपका सरप्राइज खत्म हो जाएगा। देखिए ये पीपल्स पार्टी को तो लिटरली आप लोगों ने इस तरह राइट ऑफ कर दिया था कि पंजाब में तो हमें टिकट देने के लिए कैंडिडेट्स भी नहीं मिलेंगे। बलूचिस्तान में एक वक्त था कि ऐसा लग रहा था कि सारे इलेक्टेबल्स जो हैं वो जाके पीएमएलएन में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है, बहुत जमहूरी जमात है और एक ऐसी जमात है जिसमें सब आके समझते हैं कि उनका फ्यूचर अच्छा है और आवाम की खिदमत करने का एक जज्बा जो पीपल्स पार्टी के अंदर है वो किसी और जमात में अच्छा, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है शर्मिला फारूकी साहब, जब से आसिफ अली जरदारी साहब एक्टिव हुए हैं, मुतहर्रिक हुए हैं, पीपल्स पार्टी की काया बदलती हुई या पलटती हुई दिखाई दे रही है। अब बलूचिस्तान के बारे में एक तासुर है ना कि हवाओं का रुख जिस तरफ होता है वही पार्टी सेल थ्रू करती है और अल्टीमेटली वही हुकूमत भी बनाती है। बलूचिस्तान में ये सरप्राइज, उसके बाद पंजाब की बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ है पिछले चंद रोज के अंदर पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए पीपल्स पार्टी ने जब 30 नवंबर को बलूचिस्तान में जलसा किया था उस वक्त भी ये बात सामने आई थी और ये अगेन भुट्टी साहब ने भी इस बात का एतराफ़ किया था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद अगर किसी का इतना बड़ा जलसा हुआ है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और आसिफ अली जरदारी साहब का बलूचिस्तान में 30 नवंबर को जलसा हुआ है। तो लोग देखते हैं ना
कि अवाम किसके साथ है। ये ड्राइंग रूम सियासत से आप इलेक्शंस नहीं जीतते। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इस वक्त अवाम में जा रही है। तरीक़ेकार क्या होता है इलेक्शन लड़ने का? अगर आपने लोगों के वोट से जीतना है, वो ये होता है कि आप जाएं, जलसे करें, वर्कर्स कन्वेंशन करें, आप लोगों के अंदर घुल मिल जाएं, आप अपना मंशूर लेके जाएं, आप बताएं कि मैं इस सूबे के लिए ये काम करूंगा, मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये काम करूंगा, मैं फलां किसानों के लिए ये दूंगा, खवातीन के लिए ये दूंगा। लेकिन हमने पीपल्स पार्टी के अलावा क्या आपने किसी और को जलसे करते हुए देखा? PMLN को करते हुए देखा है आपने? PTI को करते हुए देखा है? MQM को करते हुए देखा है? ये सब बातें हो रही हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, पीपल्स पार्टी जलसे कर रही है, खड़ा कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन अवाम में नहीं जा रहे। अब ये बात आपकी बिल्कुल अवाम में नहीं जा रहे। अवाम में पीपल्स पार्टी जा रही है। बिलावल साहब पंजाब में है, बताइए कि प्रायोरिटी लिस्ट पे कौन सी पार्टी होगी जिसके साथ सीट एडजस्टमेंट चाहेंगे पंजाब में? देखिए जी, ये अभी सदर जरदारी साहब और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसके ऊपर फैसले करेंगे। लेकिन ये ज़रूर कह दिया है सदर साहब ने कि तमाम जमातों के साथ बातचीत करें, जो हमसे बातचीत करना चाह रहे हैं और कुछ शमूलियत इख्तियार करना चाह रहे हैं, माँ सिवा PTI के। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी इत्तेहाद हो सकता है क़ब्ल इंतखाबात? देखिए, इत्तेहाद नहीं हो सकता और इत्तेहाद की बात भी नहीं है, लेकिन यस, देखिए सियासत में कभी भी आपके दरवाजे बंद नहीं होते। हम PDM में भी तो साथ बैठे ना, फिर कोalition गवर्नमेंट में भी हम साथ बैठे, तो यस, एक वर्किंग रिलेशनशिप तो है। लेकिन उस वक्त है जब तक वोट को इज्जत दो का नारा है, जब तक आप बैलेट के जरिए इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। अगर तो आप सिलेक्टेड होना चाह रहे हैं और आपकी कोशिश ये है कि आप बैलेट के ऊपर डाका डाल के इक़्तिदार में आ जाएं, तो फिर नहीं हो सकता। लास्टली शर्मिला फारूकी साहिबा, व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है? इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इज योर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, बावजूद इसके कि नवाज शरीफ साहब सियासी तौर पे लाडले, बावजूद इसके कि हवाओं का रुख उनकी तरफ है, बावजूद इसके कि केयर टेकर कैबिनेट के अंदर उनके लोग बैठे हुए हैं, बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर हो सकता है? ये बैलेट आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देगा। ये इस मुल्क की यूथ आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी ने फ्लोर ऑफ द सेनेट एक करारदाद पेश की है। इस करारदाद का मतन क्या है आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी ने पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी हर्जा सराई और इसमें मुलव्विस सियासी रहनुमाओं के हवाले से एक करारदाद सेनेट में जमा कराई है। इस करारदाद में कहा गया है कि पाक फौज मुल्क के अंदर और बॉर्डर्स पर दुश्मनों से निपटने में मसरूफ है, जहाँ रोजाना की बुनियाद पर फौजी जवान पाक धरती और पाकिस्तानियों की हिफाजत करते हुए शहीद हो रहे हैं। लेकिन इस दौरान मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसी फौज के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई जा रही है। सेनेटर बहरामंद तंगी ने अपनी करारदाद में मुतालबा किया कि ऐसे अनासर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और पब्लिक ऑफिस होल्डर इस मकरूह काम में मुलव्विस हो तो उसको कम से कम 10 साल के लिए नाअहल किया जाए। बहरामंद तंगी की यह करारदाद खासी मानी खेज है, और वो भी उस वक्त जब बैरून ममालिक से पाकिस्तान मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने और इंतहाई जो है वो इंतहा पसंदी और मजहबी मुनाफरत के इल्ज़ामात पर डिपोर्ट हो रहे हैं। हाल ही में यूरोपीय ममालिक स्पेन, यूनान और जॉर्जिया ने खुसूसी तैयारी के जरिए 40 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके पाकिस्तान वापस भेजा है। इन अफराद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक नेटवर्क तश्कील दिया था जिसमें इंतहा पसंदी के पैगाम ऑनलाइन फैलाए जा रहे थे। इससे कबल अक्टूबर में भी पुलिस की तरफ से इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन के नतीजे में 4 मुश्तबा अफराद को पकड़ा गया था। अब की बार जो 40 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए गए हैं उनमें से स्पेन से 15, यूनान से 12 और जॉर्जिया और अल्बानिया से मुल्क बदर किए जाने वाले 13 पाकिस्तानी शामिल थे। स्पेन के मकामी मीडिया के मुताबिक स्पेन से डिपोर्ट होने वाले 15 पाकिस्तानियों को गुज़श्ता माह स्पेन की पुलिस ने इंतहा पसंदी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था, और मकामी मीडिया के मुताबिक स्पेन के मुतादिद सूबों से मजमूई तौर पर अफराद को गिरफ्तार किया गया था। हिरासत में लिए गए तमाम अफराद पाकिस्तानी हैं। FIA ने इन अफराद के डिपोर्ट होने और पाकिस्तान पहुँचने की तस्दीक तो की है, ताहम उन पर आए इल्ज़ामात और इस सिलसिले में पाकिस्तान में उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई के हवाले से मालूमात फराहम नहीं की। दूसरी जानिब डिपोर्ट किए जाने वाले अफराद में से कुछ के अहल खाना ने
इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तानियों पर इंतहा पसंदी का नेटवर्क चलाने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है, ना ही उसे यहाँ मकामी अदालत में साबित किया जा सका है और डिपोर्ट उनको ना किया जाता अगर ये साबित होता। तो कुछ लोगों ने टिकटॉक पर एक मजहबी तंजीम का मवाद या इस पर मबनी वीडियो ज़रूर अपलोड की थी, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि इस मवाद की बुनियाद पर इंतहा पसंदी के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया इस्तेमाल पर भी इंतहाई मोहतात रहने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो IMF पाकिस्तान से एक बार फिर डू मोर का मुतालबा कर रहा है। अब IMF का नया मुतालबा क्या है आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद। IMF ने पार्लिमानी मंजूरी के बगैर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जारी करने की वफाकी हुकूमत के इख्तियार को रोकने के लिए आईनी तरमीम की सिफारिश कर दी है। इसके अलावा IMF ने गुज़श्ता एक दहाई के दौरान इस्तेमाल किए जारी पार्लिमानी फंड्स के ऑडिट कराने की हिमायत भी की और हुकूमती ज़राए के मुताबिक IMF के एक टेक्निकल मिशन ने पाकिस्तान की मालियाती पोजीशन को मुस्तहकम करने और गैर पायदार अवामी कर्जों से निपटने के लिए कई इकदामात भी तजवीज़ किए। इन तजावीज़ में वज़ारत ख़जाना की तंजीम नौ भी शामिल है। ज़राए बताते हैं कि वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर को पीर के रोज़ 2 हफ्ते के जो जायज़ा है उसके अंदर ये तमाम तरह अहदाफ दे दिए गए थे। इनमें से कुछ ऐसे मामलात हैं जिस पर जो निगरान हुकूमत है, निगरान काबीना है, डॉक्यूमेंट्स का इख्तियार रखती है, लेकिन जहाँ तक आईनी तरमीम का मामला है तो इसको अगली हुकूमत तक के मैंडेट के लिए छोड़ा गया है। यानी अहम तजावीज़ जो सिफारिश की गई है ज़राए के मुताबिक IMF ने खुसूसी तौर पर आइन के आर्टिकल 84 में तरमीम का मुतालबा किया है, जो वफाकी हुकूमत को कौमी असम्बली की पेशगी मंजूरी के बगैर माली साल के दौरान सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जारी करने का इख्तियार देता है। और IMF इस तरीक़ाकार की मुखालिफत करते हुए और तजवीज़ पेश की है कि या तो ज़िमनी बजट जारी करने के हुकूमती इख्तियारात को ख़त्म किया जाए या फिर पार्लिमानी मंजूरी से मुंसलिक बालाई हद को नाफिज किया जाए। रवा माली साल के दौरान कौमी असम्बली ने 14.5 ट्रिलियन रुपए की वफाकी बजट की मंजूरी दी, ताहम अखराजात 15.5 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच सकते हैं, जिसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की ज़रूरत है। वज़ारत ख़जाना ने IMF को बताया है कि इब्तदाई तौर पर 7.3 ट्रिलियन रुपए की मंजूरी के बाद कर्ज की लागत 8.5 ट्रिलियन रुपए तक बढ़ सकती है। और ज़राए ने बताया कि इजलास के दौरान वज़ारत ख़जाना ने IMF को आगाह किया कि आइन में तरमीम करना आसान नहीं होगा, जिसके लिए पार्लियामान के दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत दरकार है। यानी IMF अब ये चाहता है कि जो हुकूमत खुद से सप्लीमेंट्री ग्रांट्स इशू कर देती है उसको पार्लियामान के एंडोर्समेंट के साथ जाए। कुछ सिफारिशात तो ऐसी हैं जो केयर टेकर कैबिनेट कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो आइनी तरमीम की बात है, जहाँ तक वहाँ केयर टेकर कैबिनेट ने IMF को बता दिया कि जब हुकूमत आएगी तो फिर ही ये मामला हल किया जा सकता है। बारकैफ IMF पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा ज़रूर कर रहा है, ऐसे तनाजुर में कि जब जनवरी में फिर IMF मिशन और पाकिस्तानी वफ़द के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।